हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल के स्टडी विथ रवि चैनल पर। साथियों, आपके सेटअप एग्जाम का सॉल्यूशन हो रहा है क्वेश्चंस का। तो ये आपके 2 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलेगा और आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आने वाला है। तो एग्जाम हॉल में घुसने से पहले एक बार जरूर इस प्रश्न को आप लोग देख लेंगे। लास्टली आप लोग जब तक एग्जाम हॉल में नहीं प्रवेश किए हैं, एक बार क्वेश्चंस को देख के ही अंदर जाएंगे, क्योंकि टोटल का टोटल 70 प्रश्न जो आपके ज्योग्राफी यानी भूगोल में पूछे जाते हैं वो वायरल हो गया है और उसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो फटाफट से एक बार सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे और फटाफट से आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, अगर आप इसे पीडीएफ में देखना चाहते हैं, जी हाँ, पीडीएफ के लिए आप लोग क्या कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके तुरंत वहां पे ज्वाइन हो जाइए ताकि जितने भी पीडीएफ आपको सेटअप एग्जाम से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है सभी का आपको पीडीएफ वहां पे फटाफट वायरल क्वेश्चंस का दे दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 70 मार्क्स इसमें आपके भूगोल में है और जो अपडेट है नया उसके हिसाब से 2 घंटे 45 मिनट का समय आपको भूगोल में दिया जाएगा। और स्टडी विथ रवि पर सबसे पहले ये वायरल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके सामने है। तो पहला सवाल क्या पूछा गया है आपके एग्जाम में, ये देखिए। पहला सवाल क्या है, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? बताइए, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है और सभी का जवाब फटाफट से देना है। यह ऐसे ही सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। साथियों, ये वायरल क्वेश्चन है। क्या है? वायरल क्वेश्चन है और ऐसे ही एग्जाम आपके एग्जाम में छपने वाला है। जी हाँ, तो बताइए, संभववाद की अवधारणा के घटक महत्वपूर्ण माना गया कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर बी आ रहा है सभी का एकदम, मानवीय घटक। ऑप्शन नंबर बी साथियों सभी का राइट है, मानवीय घटक। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सभी का बी राइट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट अंदाज में, ताकि आप लोग अभी सेंटर पर अगर नहीं पहुंचे हैं तो फटाफट आप लोग जरूर देख ले सवाल को, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएगा और ये वायरल प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बताइए, दूसरा नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? साथियों, सेट की बात करें तो सेट ये बी है। क्या है? सेट बी है। सेट बी है, इसे आप ध्यान रखिए। और सेट बी, सेट ए और बी का मतलब क्या होता है? आपके एग्जाम में जो प्रश्न होगा, मान लीजिए इस सेट बी में ये दूसरा नंबर प्रश्न है तो सेट सी में ये 5वां नंबर प्रश्न होगा। ऐसे होगा, मतलब अलग अलग इसका टॉपिक जो होता है या 1 2 3 जो है ये अलग अलग में अलग अलग रहेगा यहाँ पे प्रश्न। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है और बिल्कुल भी चीटिंग करना है तो ध्यान से 2 3 4 के हिसाब से आप लोग बिल्कुल भी चीटिंग ना करें। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? साथियों, मानव भूगोल के जनक की बात करते हैं तो ये रेटजेल को कहा जाता है। किसको? रेटजेल को, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। क्लियर है दूसरा नंबर सवाल। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। और अगला सवाल देखिए, आधुनिक मानव भूगोल के जनक बताइए। आधुनिक मानव भूगोल के जनक बताइए। 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेट या वारेंसियस है, चार्ल्स डार्विन है, एलन सैम्पल है? आधुनिक मानव भूगोल के जनक साथियों बात किया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, फ्रेडरिक रेडजेल। जी हाँ, रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल, इसे क्या कहते हैं हम लोग? आधुनिक मानव भूगोल के जनक कहते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया सवाल है और ऐसे ही सवाल आपके फाइनल एग्जाम में ही पूछा जाएगा। जी हाँ, फाइनल एग्जाम में भी सेम टू सेम ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा। तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए स्टडी विथ रवि चैनल को, और जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगा साथियों टोटल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सेम टू सेम लड़ जाएगा। चलिए 4 नंबर सवाल देखिए, आपसे क्या पूछा गया है 4 नंबर सवाल कि कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? बताइए, प्रवास। यहाँ पे कारण नहीं होगा, कारक नहीं कारण हो जाएगा, जो कि मिसप्रिंट है। और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में 1 2 मिसप्रिंट आते हैं, तो कोई बात नहीं है, इसे आप संभाल लीजिएगा कि कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है। परिवास नहीं है, आवास नहीं है, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है। भूगोल यानी ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे यहीं से पूछे जाता है और देख लीजिए आपके सेटअप एग्जाम में भी यही सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? बताइए। जी हाँ, आवास। आवास ये जनसंख्या परिवर्तन का बिल्कुल भी क्या है? कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, बिल्कुल राइट है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलिए 5 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है उसको देखिए। ऑप्शन नीचे है, ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि किस
द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है? किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है, इसे आप ध्यान में रखें और ऑप्शन आप लोग नीचे देखें। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है, इसका जवाब आप लोग देंगे 5 नंबर सवाल का। जी हाँ, 5 नंबर सवाल का जावा आ रहा है, जो कि एकदम राइट है। जावा, जावा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। जावा ऑप्शन नंबर ए सभी का राइट है। फटाफट अंदाज में हम लोग कर रहे हैं, ताकि आप लोग अगर सेटअप एग्जाम देने अगर सेंटर पे आप लोग पहुंच गए हैं तो आपको कोई भी दिक्कत की सामना ना करना पड़े, और कम समय में आप लोग सभी वायरल क्वेश्चंस को देख ले, ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स अपने सेटअप एग्जाम में ला सके। और आपको बता दें, सेटअप एग्जाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो बताइए, छठा नंबर सवाल, इनमें से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? बताइए फटाफट इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भूमध्य रेखीय प्रदेश, या ध्रुवीय प्रदेश, या मरुस्थलीय क्षेत्र, या दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र? फटाफट से आप लोग छठा नंबर सवाल का जवाब एकदम 100% की स्पीड में बताएंगे, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों की तैयारी एकदम 100% है और आप लोग फाइनल एग्जाम के लिए एकदम रेडी है। ऐसे ही टेस्ट सेटअप एग्जाम लिया जाता है, ताकि आपको पता चले कि आप लोग कितने मेहनत किए हैं और कौन से जगह पे आप लोग पहुंच गए हैं और अपने फाइनल एग्जाम देने के लिए तैयार है या नहीं। इसी का टेस्ट आपको सेटअप एग्जाम कहलाता है। तो 6 नंबर सवाल का जवाब कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है साथियों? तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया है। कौन है? दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं सभी फटाफट से एक बार फिर से शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट के पास। शेयर कीजिए एक बार, अभी जोरदार धमाका कीजिए जितने भी ग्रुप है, ताकि जितने भी स्टूडेंट है सभी इस वायरल क्वेश्चन का सोल्यूशन देख पाए। 7 नंबर सवाल पे चलते हैं फटाफट अंदाज में। 7वां नंबर सवाल का जवाब आप लोग फटाफट से देंगे। क्या है 7वां नंबर सवाल? 7 नंबर सवाल है साथियों कि दक्षिण पूर्वी एशिया में, क्या दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है? दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है बाढ़ मैदानों में, समतल पठारों पर, या उच्च दबावों पर, या नदी घाटियों के उच्च भागों पर? बताइए। ज्योग्राफी में ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाएगा, जैसा कि आपके सेटअप एग्जाम में भी पूछा है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, जी हाँ दोस्तों, ये नदी घाटियों के उच्च भागों पर जनसंख्या केंद्रित है। कहाँ पे? नदी घाटियों के उच्च भागों पर, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं मेरे साथियों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। चलिए आगे देखिए, 8वां नंबर सवाल आप लोगों के सामने यहाँ पे है। 8वां नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है, उसका जवाब आप लोग बताएंगे। 8 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए। 8 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आयु वर्ग कार्यशील, जी हाँ, आयु वर्ग कार्यशील के बारे में आप लोग जानते होइएगा। आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कौन करता है, और करता है कितने वर्ष? 15 से 25 वर्ष, 15 से 50, या 15 से 59 वर्ष, या 15 से 60 वर्ष? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से 90% दिलाने में महत्वपूर्ण, ये 90% दिलाने के लिए ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और डाटा बेस्ड सवाल है, और आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल आप पूछा जाएगा तो आपके लिए आसान रहेगा। तो बताइए कि कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है साथियों? तो ये है 18 से 59 वर्ष। क्या 18 से 59 वर्ष क्या है आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ध्यान रखेंगे 15 से 60 के बीच में आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे राइट है ऑप्शन नंबर सी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं सभी लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चंस को, और क्योंकि आपसे मिस्टेक बिल्कुल भी आपके एग्जाम में नहीं होना चाहिए। जब वायरल हो गया है क्वेश्चन तो आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में सेम टू सेम पूछने जा रहा है। क्योंकि ये जितने भी सेटअप एग्जाम का सवाल होता है साथियों, आपको मैं बता दूं, हर एक साल वायरल हो जाता है, जो कि इस साल भी कर दिया गया है। टोटल के टोटल सब्जेक्ट वायरल है। ज्योग्राफी में आर्ट्स के आ गया, जो भी है जितने भी है साथियों, हिस्ट्री और यहाँ पे साइंस की जितने भी क्वेश्चन है सभी यहाँ पे वायरल कर दिया गया। तो 8 नंबर सवाल का जवाब आप लोगों से एकदम क्लियर है। 15 से 59 वर्ष आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या 15 से 59 वर्ष क्लियर है? 8 नंबर। आगे चलते हैं, 9 नंबर सवाल पे चलते हैं। आप लोगों को पूरी तरह से आवाज आ रही होगी, और आ रही है तो एक बार फिर से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को
हिट कर दे यानी लाइक कर दे और फटाफट से कमेंट में बने रहें आप लोग। और 9 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे कि क्या हो जाएगा, और अपने परखिए कि आप लोग कितना तैयारी कर चुके हैं इस सवाल के माध्यम से। तो बताइए कि अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है, ये आपको बताना है और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन ये पिरामिडीय आधार पे होता है, आकार बिंदु के आधार पे या सारणी के आधार पे, या इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर सवाल का जवाब आप लोगों को फटाफट से आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी का जवाब आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पे होता है, तो ये आकार बिंदु के आधार पे होता है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, आकार बिंदु। क्या आकार बिंदु? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रट लीजिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन जो है वो आकार बिंदु के आधार पे होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। 9 नंबर सवाल का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 10 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है साथियों, यहाँ पे 10 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है आपके सेटअप एग्जाम में कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान के देन है। यानी मानव विकास की जो अवधारणाएं हैं वो निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है यानी दिया था। बताइए, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है, इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि सेटअप एग्जाम का वायरल क्वेश्चंस अगर आप हॉल में प्रवेश कर चुके हैं तो आपके लिए बुरी खबर है कि आप लोग इस क्वेश्चंस को देख के नहीं गए, या पहले अगर अभी तक नहीं गए हैं हॉल में तो इसे आप जरूर देखिए कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है डॉक्टर महबूब उल हक जो है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है, डॉक्टर महबूब उल हक। मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब हक की यहाँ पे देन है। तो याद रखेंगे 10 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। 11 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। आपसे क्या पूछा गया है कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है मिश्रित कृषि से, रोपण कृषि से, भूमध्य सागर कृषि से, या सहकारी कृषि से। 11 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है किससे। तो बताएंगे 11 नंबर सवाल का जवाब। जी हाँ, भूमध्य सागर कृषि से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए 12 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है कि मसाई क्या है। मसाई क्या है बताइए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है 12 नंबर सवाल की मसाई क्या है। मसाई क्या है, इसका जवाब आप लोग फटाफट से देंगे। एक कृषि उपज है, एक जनजाति है, एक चिकित्सक है, या एक मरुभूमि है। तो मसाई क्या है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, जी हाँ 12 नंबर सवाल मसाई क्या है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है, एक जनजाति है। मसाई क्या है, एक प्रकार का जनजाति है, इसे आप ध्यान रखेंगे। मसाई एक प्रकार का क्या है, जनजाति है। तो फटाफट से एक बार फिर से आप लोग चैनल को शेयर करेंगे, वीडियो को जितना से ज्यादा शेयर करना न भूले, ताकि जितने भी स्टूडेंट है सभी इस वायरल क्वेश्चंस का लाभ उठा सके। चलिए आगे चलते हैं। आपसे 13 नंबर सवाल क्या पूछा गया साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। बताइए कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। कृषि, व्यापार, उद्योग, सेवा। प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सा है ये आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है कृषि। जी हाँ दोस्तों, कृषि क्या है, एक प्रकार की प्राथमिक क्रियाकलाप है, इसे आप याद रखेंगे। कौन सी एक प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप है। 13 नंबर सवाल क्लियर है सभी को। तो चलिए 14 नंबर सवाल पे चलते हैं और 14 नंबर सवाल को देखते हैं कि आखिर आपसे 14 नंबर सवाल क्या पूछा गया है। 14 नंबर सवाल में आपसे पूछा गया है कि अंगूर की खेती कहलाती है। अंगूर की खेती क्या कहलाती है साथियों, आप लोगों को बताना है यहाँ पे अंगूर की खेती क्या कहलाती है। जी हाँ, अंगूर की खेती की बात की यहाँ पे सेरीकल्चर कहलाती है, विटीकल्चर कहलाती है, पीसी कल्चर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें अंगूर की खेती की जब बात करती है यहाँ पे तो बीटी कल्चर कहलाती है। यहाँ पे बीटी कल्चर कहलाती है अंगूर की खेती, इसे आप याद रखेंगे। और ऐसे सवाल बायोलॉजी में भी पूछे जाते हैं। एक सवाल तो यहाँ से निश्चित होता है कि किसकी खेती की कल्चर जो होती है वो क्या कहलाती है, बीटी कल्चर, सिटी कल्चर जो भी होती है। तो यहाँ पे ये बीटी कल्चर हो जाएगा जो कि अंगूर की खेती की कहलाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है,
15 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 15 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि चावल किस प्रकार की जलवायु पौधा है। चावल किस प्रकार की जलवायु पौधा है, इसका जवाब आप लोग फटाफट से देंगे। यह चावल किस प्रकार की जलवायु पौधा है, तो यहाँ पे ऑप्शन है उष्ण प्रकार की, उष्ण आर्द्र प्रकार या शीतोष्ण प्रकार या उष्ण शुष्क प्रकार। तो चावल की बात की है किस प्रकार का जलवायु पौधा है, जी हाँ चावल किस प्रकार की जलवायु पौधा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जा रहा है उष्ण आर्द्र प्रकार की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। यह ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, यहाँ पे राइट है। आगे चलिए 16 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। 16 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि कौन सी रोपण फसल नहीं है। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो वो स्टडी विथ रवि, जी हाँ स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। जितने भी पीडीएफ है, जितने भी सब्जेक्ट है, सभी का पीडीएफ वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे आप लोग सर्च मार सकते हैं स्टडी विथ रवि, और जो लोगो आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल पर दिख रहा है वही लोगो वहाँ पे भी लगा है। तो कौन सी रोपण फसल नहीं है साथियों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या है, रोपण फसल नहीं है। गेहूं को एक बार हम लोग छींट देते हैं तो इसे दोबारा नहीं रोपते हैं। गन्ना की बात करते हैं तो इसे रोपा जाता है, रबर की खेती में रोपा जाता है, कॉफी में भी रोपा जाता है, लेकिन यहाँ पे गेहूं की बात करते हैं तो अलग अलग खेतों में ऐसे छींट देते हैं और अपने आप यहाँ पे पौधा निकल आता है। और धान की जैसे बात करते हैं, यहाँ पे अभी जो सीजन चल रहा है यहाँ पे धान की, तो इसे क्या कहते हैं, ये रोपण फसल है। क्या है यहाँ पे, रोपण फसल। यहाँ पे ध्यान देंगे क्या है, रोपण फसल है। तो 16 नंबर सवाल क्लियर है एकदम, कंफ्यूज दूर कीजिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल में। और 16 नंबर सवाल का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं कि आपसे क्या पूछा गया है। टोटल के टोटल 70 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पे 70 क्वेश्चन पूछा गया है सेटअप एग्जाम में, ये आप ध्यान रखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है साथियों, यहाँ पे खाद्य फसल कौन सा है, गन्ना है, कॉफी है, मक्का है, चुकंदर है। तो खाद्य फसल की बात की है, निम्नलिखित में से कौन है। जी हाँ, आप लोग बताएंगे कि खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन है। तो कौन है साथियों, यहाँ पे खाद्य फसल की बात की है 17 नंबर सवाल, तो ये मक्का है। कौन है, मक्का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। मक्का क्या है, एक प्रकार का खाद्य फसल के अंतर्गत आता है, इसे आप याद रखेंगे। चलेंगे 18 नंबर सवाल की ओर फटाफट अंदाज में। 18 नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है। क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है, यहाँ पे गेहूं को, चावल को, गन्ना को या कपास को। निम्नलिखित में से क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है साथियों, यहाँ पे पूछा गया है कि क्यूबा का रानी किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे गन्ना। जी हाँ, गन्ना को यहाँ पे क्या कहा जाता है, क्यूबा की रानी कहा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। 18 नंबर सवाल जो है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों गन्ना, ये बिल्कुल राइट है। चलिए आगे चलते हैं 19 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 19 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन है बताइए। चिली है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है या पाराग्वे है। 18 नंबर सवाल यहाँ पे ब्राजील के अंतर्गत जाएगा, यहाँ पे इसका सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। 18 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्राजील हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। सॉरी 19 नंबर सवाल है यहाँ पे, तो 19 नंबर सवाल को यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, इसका आंसर चिली जाएगा। क्या हो जाएगा, चिली, ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है, चिली। आगे चले 20 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 20 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं, सघन निर्यात कृषि, आदिम निर्यात कृषि या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विशेष वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि। तो यहाँ पे 20 नंबर सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। जी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, आदिम निर्वाह कृषि, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्लियर है, 20 नंबर सवाल तक हम लोगों ने 20 नंबर सवाल कर लिया है और इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वे बिल्कुल राइट है। 21 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे फटाफट अंदाज में और 21 नंबर सवाल को देखेंगे कि क्या पूछा गया है आपसे। 21 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का सामान्य व्यक्तिगत होता है, पूंजीवाद, मिश्रितवाद, समाजवाद, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी एक अर्थव्यवस्था के उत्पादन का स्वामित्व अभिगत होता है, यहाँ पे पूछा गया है, तो ये पूंजीवाद होता है। क्या होता है, पूंजीवाद, इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो 21 नंबर सवाल का यहाँ पे राइट है।
क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं 22 नंबर सवाल। पेट्रोकेमिकल उपयोग में अग्रणी देश का नाम है, बताइए पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम कौन है, यानी पेट्रोकेमिकल उद्योग में सबसे आगे कौन सा देश है, यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है। 22 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखते हैं, जापान कहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या भारत। तो यहाँ पे पेट्रोकेमिकल की बात करती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यहाँ पे सबसे आगे है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा पेट्रोकेमिकल के उद्योग में सबसे आगे अभी तक चल रहा है। तो चलिए 22 नंबर सवाल का जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी जा रहा है। 23 नंबर देखते हैं कि आपसे क्या पूछा गया आपके सेटअप एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। विनिर्माण, पुस्तकों का मुद्रण, कागज निर्माण उद्योग या विश्वविद्यालय अध्ययन अध्यापन। क्या हो जाएगा, ये कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। तो यहाँ पे विश्वविद्यालय अध्यापन जो है ये क्या होता है, यहाँ पे चतुर्थ क्रियाकलाप होता है, इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वो बिल्कुल राइट है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे डी जो है वो बिल्कुल राइट है। यहाँ पे ये विश्वविद्यालय क्रियाकलाप। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पे 24 नंबर सवाल है कि हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है। जी हाँ, हेमेटाइट जो अयस्क है वो किस धातु का उत्पादन करता है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तांबा का, लोहा का, मैग्नीज का, बॉक्साइड का। इसका जवाब तो आप लोगों को देना है, फटाफट से अब इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। यह हेमेटाइट की बात की है और भी अयस्क की बात की है, तो इस धातु का उत्पादन इससे होता है साथियों यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोहा। लोहा याद रखिएगा, ऐसे सवाल आपके केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है जो आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। 25 नंबर सवाल को देखते हैं। संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से है, यानी संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। दिल्ली, लंदन, हांगकांग या लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई। लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो या कोलकाता, पेरिस, टोरंटो। तो संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन सी है साथियों, यहाँ पे जो है लंदन है, न्यूयॉर्क है और टोक्यो है। ये क्या है, प्रसिद्ध वैश्विक नगर है और यहाँ सैलानी बहुत ज्यादा पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट है। 25 नंबर सवाल का जो ऑप्शन नंबर सी है राइट है। 26 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आपसे क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। 26 नंबर सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है। व्यावसायिक नगर इनमें से कौन है। जेरूसलम है, पीटर्सबर्ग है, बीजिंग है या एम्स्टर्डम है, बताइए। 26 नंबर सवाल का जवाब निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है एम्स्टर्डम, ये राइट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है, एक व्यावसायिक नगर है, इसे आप याद रखिएगा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, जो कि सेटअप एग्जाम में भी पूछ दिया गया है। 27 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्वेज नहर, स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है। यह स्वेज नहर निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है। हिंद महासागर और अरब महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बोलता है क्या, भूमध्य एवं लाल महासागर या हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 27 नंबर सवाल का, तो भूमध्य एवं लाल महासागर यहाँ पे जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यहाँ पे राइट जा रहा है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। 28 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। आंतरिक समुद्री पतन इनमें से कोई नहीं है। कोलकाता है, एथेंस नहीं है, मैनचेस्टर या फेमिंग्स नहीं है। आंतरिक समुद्री पतन नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे मेम्फिस जो है ये क्या है, यहाँ पे आंतरिक समुद्री पतन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे 28 नंबर सवाल का वो राइट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग 29 नंबर सवाल को देखेंगे। रेल मार्ग के जल का सघनतम घनत्व होता है, बताइए। रेल मार्ग के जल का जो सघनतम घनत्व है वो ब्राजील में होता है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या कनाडा या रूस में। 29 नंबर सवाल का जवाब सभी का आना चाहिए कि रेल मार्ग जल का सघनतम घनत्व किस में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें सबसे ज्यादा होता है सघनतम घनत्व। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे राइट है। आगे चलिए 30 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से महाद्वीपों में से
किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह किस एक विश्व प्रवाह का सर्वाधिक होता है? एशिया, यूरोप, उत्तर कोरिया या दक्षिण अफ्रीका? बताइए। 30 नंबर सवाल है और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएंगे। तो यहाँ पर यूरोप हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 31 नंबर सवाल को देखिए, आपके सेटअप एग्जाम में ये भी सवाल महत्वपूर्ण माना जाता है और पूछा गया है कि रबर का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन सा है? यह रबर का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन सा है? यहाँ पे रूस है, अमेरिका है, जापान है या मलेशिया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है और यहाँ पे रूस का सबसे बड़ा निर्यात देश पूछा गया है। तो रूस का सबसे बड़ा निर्यात देश की बात करते हैं तो वो मलेशिया है। जी हाँ, मलेशिया। रूस का नहीं, सॉरी, यहाँ पे रबर का सबसे बड़ा निर्यात देश क्या है? मलेशिया है। इसे आप याद रखेंगे, मलेशिया। क्लियर है। आगे चलिए 32 नंबर सवाल की ओर। आयात और निर्यात, क्या आयात और निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं? संयुक्त, संतुलित व्यापार, असंतुलित व्यापार, विलोम व्यापार, व्यापार संतुलन या अनुकूल व्यापार? तो यहाँ पे जो 32 नंबर सवाल है, तो आयात और निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को यहाँ पे क्या कहते हैं वो पूछा गया है। तो ये व्यापार संतुलन कहलाता है, व्यापार से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम इसको? व्यापार संतुलन कहेंगे। क्या आप यहाँ पे? व्यापार संतुलन कहेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे राइट है। आगे चलिए 33 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया कि भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है? यानी भारत की बात की है, किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है? यहाँ पे फोकस कीजिए और 33 नंबर सवाल का जवाब बताइए। CIS, इसे आप इंग्लिश में भी ऐसे लिख सकते हैं। CIS इंग्लिश में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, CI और S, ऐसे बिल्कुल आप लोग लिख सकते हैं। या सॉफ्टा, शॉर्क, आसियान। तो भारत किस व्यापारिक समूह का सदस्य है? तो यहाँ पे शॉर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे शॉर्क हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है, शॉर्क। 34 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया कि जल अभावों वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? यानी जहां जल की कमी है, वाटर की जहाँ पे कमी है, वहां पे किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? पल्ली, प्रकीर्ण, गुच्छित या इनमें से कोई नहीं? तो 4 ऑप्शन है और 34 नंबर सवाल इंपोर्टेंट सवाल है, BBI सवाल है और ये सिर्फ सेटअप एग्जाम तक नहीं रह जाएगा, ये आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 34 नंबर सवाल का जो प्रकीर्ण है, ये सबसे जल अभाव वाले क्षेत्र में सबसे बस्तियां पाई जाती है, तो वो प्रकीर्ण की पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। चलिए आगे चलते हैं 35 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल है कि वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी बिलियन सिटी थी? यानी वर्ष 2011 की यहाँ पे बात की है। 2011 के प्रारंभ में यानी शुरुआत में भारत की बात की है, कितनी मिलियन सिटी थी? 53, 41, 42, 21। 35 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा, 53। टोटल के टोटल यहाँ पे कितनी मिलियन सिटी थी? तो 53 मिलियन सिटी थी। सिटी का मतलब शहर थी। क्लियर है। 35 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं 36 नंबर सवाल की ओर। कहता है भिलाई नगर किस वर्ग का है? भिलाई नगर किस वर्ग का है? व्यापारिक, परिवहन, औद्योगिक या खनन? तो भिलाई नगर की बात की है किस वर्ग का है? तो ऑप्शन नंबर 36 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका जवाब आप लोग बताएंगे। तो 36 का हमारे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, औद्योगिक जो है वो 100% राइट जाएगा। क्या औद्योगिक 100% यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जा रहा है राइट। क्लियर है। आप लोगों को क्या लगता है इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। भिलाई नगर किस वर्ग का है? तो औद्योगिक का है, इसे आप याद रखेंगे। हम लोग चलेंगे अब 37 नंबर सवाल की ओर। 37 नंबर सवाल देखते हैं कि क्या पूछा गया है। 37 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवाह का मुख्य कारण है? यानी कौन भारत में, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवाह का मुख्य कारण है? विवाह, व्यवसाय, काम, रोजगार, शिक्षा। तो यहाँ पे पुरुष प्रवाह का यानी पुरुष का भारत से जाना का मुख्य कारण यहाँ पे क्या है? तो यह मुख्य कारण काम और रोजगार है। इसी के कारण यहाँ एक दूसरे देश से आना जाना लगा रहता है यहाँ पे। तो काम और रोजगार यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल आपसे पूछा गया
कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। यानी निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व का सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश या केरल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसके पश्चिम बंगाल के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे साथियों राइट हो जाएगा। 40 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 40 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी। यह भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी। 1972, 1872, 1901 या 1921 में। इसका जवाब आप लोग बताएंगे कि भारत में सबसे पहली जो जनगणना है वो कब की गई थी। तो यहाँ पे जनगणना की बात की है तो सबसे पहले 1872 में किया गया था। यह सबसे पहले कितना 1872, उसके बाद 2011 में किया गया, उसके बाद अभी तक नहीं किया गया। तो भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 ईस्वी में किया गया था, इसे आप याद रखिएगा। 40 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के जैसा कि हमने बताया कि लास्ट जो अभी जनगणना हुई थी 2011 में, और यहाँ पे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक जो है 2011 जनगणना के अनुसार यहाँ पे पूछा गया है। तो ये 40 नंबर सवाल जो है वो गोवा हो जाएगा, और गोवा यहाँ पे राइट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोवा राइट है। सबसे शिक्षित राज्य की बात करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, और 4 ही ऑप्शन में इसका जवाब है, और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। चलिए यहाँ पे 41 नंबर को देखते हैं कि किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था। किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका। तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका हमारे यहाँ के लोग सबसे पहले गए थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और आपको पता होगा दक्षिण अफ्रीका जब गए थे यहाँ से, तो इसके बारे में बहुत सारे व्याख्या है, तो इसे हम नहीं चाहेंगे कि ऑब्जेक्टिव के इस सेशन में बिल्कुल भी रखा जाए, क्योंकि आपके एग्जाम के बहुत ही कुछ ही मिनट बचे हैं। तो आप लोग इसका जवाब फटाफट से देंगे 41 नंबर सवाल का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। 42 नंबर की ओर हम लोग चलेंगे। 42 नंबर सवाल आपसे पूछा गया कि भारत में निम्नलिखित में राज्यों में से किस एक में 0 से 6 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों की लिंग अनुपात न्यूनतम है। तो न्यूनतम यानी सबसे कम है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, यहाँ पे राइट है हरियाणा। 43 नंबर सवाल आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है। राजधानी नगर कौन है। कानपुर, दुर्ग, यहाँ पे क्या दुर्ग, चंडीगढ़, बोध गया। तो राजधानी नगर कौन है यहाँ पे, इसका जवाब आप लोग बताएंगे। तो राजधानी नगर की बात की है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को हम लोग क्या बोलते हैं, राजधानी नगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजधानी नगर। इसे आप याद रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग 54 नंबर सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है। तमिलनाडु, त्रिपुरा, मणिपुर, असम। तो कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये त्रिपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, त्रिपुरा हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे 45 नंबर सवाल की ओर। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सुप्रलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। सुप्रलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती की यहाँ पे बात किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, यहाँ पे राइट हो जाएगा। 46 नंबर सवाल, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य इनमें से पूछा गया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। यानी गेहूं का उत्पादन में सबसे आगे भारत में कौन सा राज्य है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन हमारे उत्तर प्रदेश में किया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। भारत के विकसित राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है, इसे आप याद रखिए। 47 नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। बागवानी, पुष्प कृषि, रेशम उत्पाद या मत्स्य पालन। इसका जवाब तो आपको 10th क्लास में ही मिल जाता है, और इसका जवाब अभी फटाफट आना चाहिए कि भारत में नीली क्रांति से संबंधित इनमें से कौन है। तो नीली क्रांति की बात जब भी आती है तो मत्स्य पालन की आती है। मत्स्य पालन क्या कहलाता है, यहाँ पे नीली क्रांति के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग 48 प्रश्न की ओर। 48 प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार,
राजस्थान। यानी मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन कौन से राज्य में होता है आपसे पूछा गया है। तो 48 नंबर सवाल का जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। 49 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है। धान का कटोरा कहने का मतलब सबसे ज्यादा उस क्षेत्र में धान की उत्पादन होता है। तो धान का कटोरा सबसे ज्यादा यहाँ पे दो ही ऑप्शन में इसका आंसर है। तो यहाँ पे कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है, कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। 50 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे और 50 नंबर सवाल आपसे सेटअप एग्जाम में क्या पूछा गया है उसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। पश्चिमी भारत की नदी बेसिन की बात की है कौन है? महाबेसिन, माही बेसिन, कोसी बेसिन, गंगा बेसिन या सोन बेसिन। तो पश्चिम भारत की नदी बेसिन इनमें से कौन है? तो ये माही बेसिन है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? माही बेसिन। इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है, माही बेसिन। 51 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? अजैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन या चक्रीय संसाधन। जल की बात की है और किस प्रकार के संसाधन ये आपसे पूछा गया है। और ऐसे सवाल आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो ये चक्रीय संसाधन है। चक्रीय संसाधन कहने का मतलब है कि पानी जो है, नीचे से जल जो है वाष्प के रूप में ऊपर जाती है और फिर वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है, फिर से वाष्प के रूप में ऊपर जाती है और बारिश के रूप में नीचे आ जाती है। तो ये चक्र चल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चक्रीय संसाधन बोलते हैं। इसे आप याद रखिए। यानी 51 नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 52 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्या पूछा गया कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र किस में है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या राजस्थान। तो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र की यहाँ पे बात की है तो ये राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, राजस्थान में। और 53 नंबर सवाल, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती? बैतरणी, स्वर्णरेखा, तापी, कृष्ण। नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या? कृष्ण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 54 नंबर, अंकलेश्वर क्षेत्र है असम में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में। अंकलेश्वर क्षेत्र यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे 54 नंबर सवाल का जवाब जो है वो गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? गुजरात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 55 नंबर की ओर हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? एंथ्रेसाइट, हेमेटाइट या लिमोनाइट या मैग्नेटाइट। तो यहाँ पे 55 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएगा। एंथ्रेसाइट जो है एक प्रकार का क्या है? लौह अयस्क बिल्कुल नहीं है। 56 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया इसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा का नाम से जाना जाता है? मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क, लिग्नेनाइट। तो भूरा हीरा के नाम से यहाँ पे जो जाना जाता है वो ऑप्शन नंबर डी है। लिग्नेनाइट जो होता है वो क्या? भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। 57 नंबर सवाल क्या है कि भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है? तो 80% भाग जो है किस प्रकार का यहाँ पे 57 नंबर सवाल में पूछा गया है। तो यहाँ पे 80% भाग जो है वो विटामिन्स है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, विटामिन्स। 58 की ओर हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कोयला खदानों में से कौन झारखंड में नहीं है? कोयला खदानों में से कौन झारखंड में नहीं है? बोकारो, गिरिडीह, सिंगरैली या झरिया। तो कोयला खदानों में से कौन झारखंड में नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगरौली। सिंगरौली जो है वो झारखंड में नहीं है। 59 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, तांबा, लौह अयस्क या सोना। तो बैलाडीला जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है बैलाडीला। आगे चलिए। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? फोकस कीजिए यहाँ पे, नहीं गुजरती है पूछा गया है, ये गुजरती नहीं गुजरती। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो यहाँ पे 60 नंबर सवाल का जो महाराष्ट्र से होकर बिल्कुल ये नहीं जाता।
मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश होते हुए ये पाइपलाइन निकलती है। तो ये क्लियर है आपको। यहाँ पे 60 नंबर सवाल जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका राइट है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 61 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। 61 नंबर सवाल है, धारावी मलिन बस्ती स्थित है, बताइए। धारावी मलिन बस्ती जो है स्थित है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। फटाफट चल रहे हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका राइट हो जाएगा। 62 नंबर सवाल, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार का उद्योग से संबंधित है। तो बिस्कुट उद्योग जो है यहाँ पे उपभोक्ता से, उपभोक्ता कहने का मतलब जिसे हम खाते हैं ये उपभोक्ता कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, उपभोक्ता संबंधित है। और 63 नंबर सवाल है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पे है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क यहाँ पे है, कहाँ पे, सिक्किम में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क यहाँ पे कर्नाटक में है, कहाँ पे है, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है, कर्नाटक, याद रखिएगा। 64 नंबर सवाल की ओर हम लोग फटाफट से बढ़ेंगे। 64 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 की थी। यानी 5 वर्ष की योजना 9वीं थी, 10वीं थी, 11वीं थी या 12वीं थी। कौन सी ऐसी पंचवर्षीय परियोजना चल रहा था जबकि उसका 2005 से 2012 तक चला। तो आप लोग ऐसे जोड़ सकते हैं, हमारा देश 1947 ईस्वी को यहाँ पे आज़ाद हुआ, और इससे आप जोड़ सकते हैं 5-5 वर्ष ऐड करके आप लोग यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे पंचवर्षीय योजना जो है, 64 नंबर सवाल यहाँ पे 11वीं थी। वो कैसी है, 11वीं थी, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। 65 नंबर, कोलकाता पतन स्थित है। कोलकाता पतन स्थित है कर्नाटक में, ओडिशा में, केरल में या पश्चिम बंगाल में। तो ये पश्चिम बंगाल में है, कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता पतन स्थित है, याद रखिएगा। 66 नंबर की ओर हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से वो कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे 66 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल परिवहन। इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे 67 नंबर सवाल, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे 18 कुल विभाजित किया गया है, यहाँ पे याद रखिएगा, सी हो जाएगा राइट। 68 नंबर सवाल, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई 1947, 1911, 1921 या 1935। तो भारत की जब बात की है, वायु परिवहन की बात की है, तो इनका शुरुआत 1911 ईस्वी में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। सेकेंड लास्ट सवाल है, तूतीकोरिन पतन स्थित है। तो तूतीकोरिन पतन जो है यहाँ पे कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे, तमिलनाडु, इसे आप याद रखिएगा। और आज का लास्ट सवाल, और आपके एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ये रहा टोटल के टोटल आज का 70 नंबर सवाल, और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जन्य है। नक्षत्र श्लेष्मा शोध, अतिसार, श्वसनीय आक्रमण, श्वसनीय शोध। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अतिसार हो जाएगा, याद रखिए। तो ये था टोटल के टोटल आपके ज्योग्राफी यानी भूगोल के 70 प्रश्न, वायरल प्रश्न। सभी के लिए एग्जाम के लिए गुड लक। अच्छा से अच्छा आप लोग स्कोर करके आएंगे, क्योंकि टोटल का टोटल क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, वायरल हो गया है, और इसका जवाब हमने बता दिया है सभी आंसर को। तो एक सब्सक्राइब के लिए आप लोग स्टडी विद रवि चैनल को एक बार शेयर कर देंगे और इसके साथ जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ हमने इसका आंसर भी इसमें एडिट करके लाया है, और आंसर भी आपको यहाँ पे साथ में मिल जाएगा। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, स्टडी विद रवि चैनल को सपोर्ट करना है और एक सब्सक्राइब करके चैनल को आगे शेयर कर देना है। फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट सब्जेक्ट का वायरल प्रश्न लेके, और ऐसे ही आपको एग्जाम से पहले कराएंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको क्लास में जुड़ने के लिए, आप लोग इतना प्यार देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।